हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहार बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, यानी जो भारतीय इतिहास से भी संबंधित है, यानी भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें भारत के जो प्रमुख आंदोलन हुए स्वतंत्रता संग्राम के समय, उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। जो महत्वपूर्ण आंदोलन रहे, जो आपके लिए आरपीएससी, सीटेट, यूपीएससी ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो यहाँ पर जो पहला वो आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। पहला आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। इसे 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। इसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। इस आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग जो स्थान है वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहाँ 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर, इनका पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड जनरल डायर, के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाई। निहत्थे तेज और शांत बूढ़ों को, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला गया था। हजार लोगों को घायल कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी या हंटर आयोग। ये भी ध्यान में रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हंटर कमेटी या हंटर आयोग। अगला आंदोलन आता है, तीसरा वाला आंदोलन है यहाँ पर होम रूल आंदोलन। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा, ध्यान में रखना, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया। और कहाँ पर किया था? लंदन में। यही सबसे पहले होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी वो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा कहाँ पर की गई थी? लंदन में की गई थी। कहाँ की गई थी? लंदन में। लेकिन इसका सार्थक जो प्रयोग किया करने वाले का जो श्रेय दिया जाता है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को दिया जाता है, जिन्होंने इसका प्रयोग भारत में किया था। भारत में होम रूल लीग की जो शुरुआत की थी, आंदोलन चलाया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई थी, जिनमें एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की थी। कब की थी? अप्रैल 1916। ये भी ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अप्रैल 1916 में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी। कहाँ पर की थी? पूना में। दूसरी होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास और पुणे, ध्यान में रखना है।
पूना में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी सितंबर 1916 में। लेकिन दोनों ही होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी, वो 1 अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर में एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान में रखना। और होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले 1905 लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। चौथा आंदोलन आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921, ये कब से कब तक चला था? मार्च 1919 से जनवरी 1921। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बम्बई। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बम्बई में, मार्च 1919 में। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी इस दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ था। यानी खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ था? जनवरी 1921 में। ध्यान में रखना है इसकी डेट। फिर आता है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यह 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर लगाने वाले कर के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय अवज्ञा कानून भंग कार्यक्रम था। यही नमक कानून का भंग करना। यह सत्याग्रह महात्मा गांधी सहित 78 अनुयायियों और उनके साथ लोगों के द्वारा गुजरात के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की गई थी। 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। 6 अप्रैल 1930, यानी कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 से, और यह खत्म हुई थी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को। दांडी तट पर नमक हाथ में लेकर, एक मुट्ठी नमक हाथ लेकर के नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। यह आंदोलन 1 वर्ष तक चला। 1931 में गांधी एवं समझौता समाप्त हुआ। इसी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है। ये गांधी एवं समझौता कब हुआ था? 1931, 5 मार्च। ये भी ध्यान में रखना है, 5 मार्च 1931 में गांधी एवं समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था। चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के पास एक कस्बा है। ध्यान रखना, चौरा चौरी हत्याकांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। यानी उससे रौद्र रूप में आकर के उन्होंने गुस्से में आकर के एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल करके मर गए थे। इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है। यानी गांधी ने कहा था कि इसमें भी लोगों की मृत्यु हुई थी, इसलिए असहयोग आंदोलन उस समय जो चल रहा था, तो उसके बारे में कहा था कि असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया, उसे वापस ले लिया था। और वापस कब लिया था? 12 फरवरी। ये भी ध्यान में रखना है इसकी डेट, 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था। किस कारण से लिया गया था? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। ध्यान में रखना, उनका जो मुकदमा लड़ा गया था, किसके द्वारा लगाया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने चौरा चौरी हत्याकांड के अभियुक्त जो दोषी व्यक्ति थे उनका मुकदमा लड़ा था, उनको बचाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1919 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था। ब्रिटेन की जो नीति थी उस पर भारतीयों को कुछ शक होने लग गया था, लेकिन वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं, यह कोई निश्चित नहीं था कि अंग्रेज भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान कर देंगे, ऐसा कुछ तय या नहीं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929, ध्यान में रखना, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। में घोषणा में कर दी गई कि उनका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज प्राप्त करना है। ध्यान में रखना, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तल पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? सितंबर 1920 में, और समाप्त कब हुआ था? 12 फरवरी 1922। ध्यान रखना, 12 फरवरी 1922 को इसको समाप्त कर दिया गया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है कि भारतीयों को उचित न्याय प्रदान कर दिया जाए। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और सितंबर 1920 में देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ इसका। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा, क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला, यानी समर्थन मिला था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश पदाधिकारी हिल गए थे, यानी ब्रिटिश जो सरकार थी उस पर इसका प्रभाव पड़ा था। 1857 का विद्रोह, यानी 1857 की क्रांति। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में हुआ था, यानी जो भी सैनिक छावनियाँ थी उन क्षेत्रों में छोटी छोटी झड़पों और आगजनी के रूप में हुआ था। आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया। 29 मार्च 1857, ये डेट ध्यान में रखना, 29 मार्च 1857 को सर्वप्रथम बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और उनके ही एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। मंगल पांडे के द्वारा उसका जो सर्जेंट था उसकी हत्या कर दी गई। 8 अप्रैल 1857 को, ये भी डेट ध्यान में रखनी है, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। विद्रोह कब किया था मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में? 29 मार्च 1857, पश्चिमी बंगाल में। और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। बंग 1905 या बंगाल विभाजन, बंग आंदोलन या बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई। यानी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, कि भारत के जो बंगाल है उसको 2 भागों में बांटा गया ताकि एक मुस्लिम प्रांत बनाया जा सके। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। इतिहास में इसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था।
अतरु इसके विरुद्ध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग आंदोलन शुरू हुआ था। ये बंगाल विभाजन आंदोलन कब हुआ था? बंग आंदोलन शुरू 1908 में शुरू किया गया था। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए थे, दोनों को मिला दिया गया। अब देखते हैं आज़ाद हिंद फौज INA। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप, इम्पोर्टेंट है, के सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखना, आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार किसके द्वारा किया गया था? महेंद्र प्रताप सिंह। 29 अक्टूबर 1915 को किया गया था अफगानिस्तान में। कहाँ हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा 29 अक्टूबर 1915 अफगानिस्तान में किया गया था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे में स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का गठन किया था। ध्यान रखना, आज़ाद हिंद फौज का दूसरा नाम क्या? इंडियन नेशनल आर्मी INA। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन किया गया था शुरुआत में। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह भाकना, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन तीनों के नाम को याद में रखना है। कौन किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कैप्टन मोहन सिंह भाकना, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल। अब आता है नील विद्रोह, नील आंदोलन। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए थे, जिनमें नील आंदोलन, पावना आंदोलन, मोपला विद्रोह, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, तेभागा आंदोलन, एकी आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, बारदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तेलंगाना आंदोलन आदि इसमें प्रमुख आते हैं। लेकिन इनमें से 1859 और 60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित और जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजार में नील की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए, यानी यूरोपीय जो बाजार थे उसमें नील की मांग अत्यधिक होने लगी थी, उसकी पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादकों द्वारा जबरदस्ती से नील की खेती करवाई जाती थी। वे किसानों की निरक्षरता यानी अज्ञानता का लाभ उठाकर उनसे कम पैसों में करार करके चावल की खेती लायक ज़मीन पर भी नील की खेती करवाते थे, यानी ज़बरदस्ती, यानी उनके खाने लायक जो ज़मीन थी जिस पर भोजन अन्न उगाया जाता था उस पर भी वे नील की खेती करवाने लगे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनका अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर उनकी महिलाओं व बच्चों को पीटकर व पशुओं को ज़बरदस्ती जब्त करके नील की खेती करवाई जाती थी। इससे उनका जो शोषण किया जाता था वहाँ की जनता का, इसके विरोध में नील विद्रोह या नील आंदोलन चलाया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।